चाहता हूँ सर कि वर्तमान की स्थिति है और जो शिक्षक की स्थिति है, वर्तमान काल में जो शिक्षक की चुनौतियां है और जो समस्याएं शिक्षक की जो वह किस प्रकार से आप देखते हैं, और जो ऐतिहासिक स्थिति को हमने शिक्षा के जिस दर्पण को हमने देखा है, उसका तुलनात्मक अनुशीलन आप कैसे कर सकते हैं? तुम्हारा सब अलग अलग बैठेंगे, सबका काम देखना है तरीका से। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आपको प्रणाम करता हूँ, सबका अभिवादन करता हूँ। भाई मेरे को सब दिख रहा है, नहीं किए। आज हम लोगों को तिवारी जी ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक तो बना ही दिया है। इस चैनल के माध्यम से हम लोगों की आवाज की दूर संवेदी ध्वनियां जाने कहां कहां तक पहुंच रही होंगी। तो आज जो वर्तमान परिदृश्य है शिक्षा का, उसकी जो शक्ति और संभावनाएं हैं और सीमाएं हैं, और जो संगति और विसंगतियां हैं दोनों, उनको थोड़ा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में मैं विश्लेषित करने का प्रयास करूंगा। खास करके सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो बात कहलवाई गई ही मैं कहूँगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी शायद आज कठपुतली बन गया है और जितनी भी संस्थाएं हैं उनकी स्वायत्तता का क्षरण हुआ है। एक कवि ने लिखा था कि मैं बजाना चाहता हूँ बांसुरी, लेकिन मुझे बजानी पड़ रही है शहनाई या सितार। तो संस्थाओं की स्वायत्तता का क्षरण हुआ है। तो अभी जो कॉलेजों के बारे में या शिक्षकों के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि जो अशासकीय कॉलेज हैं उनका अनुदान प्राप्त करना, सरकार से अनुदान प्राप्त करना मौलिक अधिकार नहीं है, ये धीरे धीरे इस बात की तरफ इशारा करता है कि अब जो सरकारें हैं अप्रोच कर रही हैं कि शिक्षा का पूर्णतः निजीकरण कर दिया जाएगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में और भी गंभीर हो जाती है समस्या कि अभी तो लोग अटेवा वाले पेंशन के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब शायद वह अस्तित्व संकट से उबरने के लिए संघर्ष करेंगे कि सही अर्थों में वे सरकारी शिक्षक रह भी पाएंगे कि नहीं। जिस प्रकार से शिक्षा का निगमीकरण हो रहा है, उसमें शिक्षक सही अर्थों में शिक्षक रह पाएगा कि नहीं। तो एक चुपते हुए सवाल के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूं। जहां मिलिट्री को छोड़ करके अर्धसैनिक बलों तक को पेंशन नहीं है, तो मुझे लगता है कि ठेके पर शिक्षक, ठेके पर कर्मचारी, देश को विश्व गुरु बनाने के ठेकेदारों, क्या केवल सरकार ही रहेगी सरकारी? तो ऐसे में निश्चित रूप से समस्या विचारणी हो जाती है कि अब सारी चीजों का निजीकरण हो रहा। और जिस प्रकार राजनाथ सिंह जी कभी कहा करते थे कि हर समस्या का समाधान मोदी जी है, यानी हर रोग की दवा मोदी सिंह है, तो ऐसे ही सरकार को शायद ये समझ में आ रहा है कि हर समस्या का जो समाधान है वो शायद निजीकरण है, निजीकरण। किंतु ऐसा नहीं है। निजीकरण के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, उधर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। आज बहुत पहले ही शिक्षक को एक कर्मचारी के रूप में रिड्यूस कर दिया गया था। शिक्षक शब्द शिक्ष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। तो भीतर से हमें प्रशिक्षित करता है शिक्षक, और थोड़ा सा गुरु शब्द जो है उसके अर्थ का उदात्तीकरण करता है। गु शब्दस् त्वंधकार स्यात्, रु शब्दस् तन् निरोधकः, अंधकार निरोधित्वात् गुरु रित्य विधीयते। यानी गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है दूर करने वाला। जो हमारे भीतर के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दे, हमारे भीतर के निराशा अज्ञान की तमिश्रा को, निविड़ांधकार को दूर करके आशा का आलोक, ज्ञान का आलोक विकीर्ण करे, वो गुरु है। और सत्य का जो साक्षात्कार कराए, आत्मबोध का प्रतिफलन कराए, वो सदगुरु है। तो गुरु शिष्य की जो परंपरा थी, या गुरु शिष्य के बीच में जो रागात्मक संबंध हुआ करते थे, श्रद्धा का जो भाव होता था, वह तो बहुत पहले ही समाप्त हो गया था और वो टीचर टाट रिलेशंस के रूप में रिड्यूस हो गया था। वैसे ही जैसे आज शिक्षक कर्मचारी के रूप में रिड्यूस हो गया। और आज के संदर्भों में शिक्षा यह अन्य वस्तु बन गई है। ज्ञान
एक पण्य वस्तु बन गया है। हर चीज हम खरीदते हैं, हर चीज बिक रही है, हर चीज बिकाऊ माल है। शिक्षक भी आज बिकाऊ माल हो गया है, बल्कि हमारी आत्मा तक बिक चुकी है। मनोलोक में भी सेंध लग चुकी है बाजारवाद की। बाजार केवल हमारे समाज के भूगोल की गहराइयों में ही नहीं धंस गया है, उसके अंतस्थल को ही नहीं भेद गया, बल्कि हमारे मनोलोक में भी सेंध लगा चुका है। तो अब तो कोचिंग सेंटर्स हैं, ट्यूशंस हैं, तो इस तरह से कहीं ना कहीं व्यवसायीकरण हुआ है शिक्षा का। और व्यवसायीकरण होते होते आज का परिदृश्य, जो सरकारी शिक्षक है वो भी और जो प्राइवेट शिक्षक है उसकी यंत्रणा तो पूछिए मत। हमने कभी एक कविता लिखी थी कि जो प्राइवेट शिक्षक हैं या सरकारी संस्थाओं में भी, चाहे उच्च शिक्षा हो चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, उसमें जो सरकारी संस्थाओं में वित्त विहीन जो शिक्षक या कहने की जो अंशकालिक शिक्षक रखे गए हैं, उनकी जो पीड़ा है, या वित्त विहीन स्ववित्त पोषी संस्थाओं के शिक्षकों की जो पीड़ा है, उसमें हमने कुछ बिंदुओं को रेखांकित किया था कि ये इसके जो प्रबंधक होते हैं, ये जीवन का नहीं मृत्यु का बीमा कराते हैं, हमें किस्त दर किस्त ले जाते हैं। और प्रबंधक कैसे होते हैं, इसको मैंने रूपायित करने की कोशिश की कि ये जूते की तरह रोज शिक्षक बदलते हैं, हमारे कंधों पर पैर रखकर चलते हैं। हम तो ठेले वाले और खोमचे वाले को भी प्रणाम करते चलते हैं, क्या पता कल वो हमारे महाविद्यालय का मैनेजर हो जाए। तो यह जो एक बड़ी विडंबना है कि शिक्षित पर अशिक्षित का शासन, शिक्षित पर अशिक्षित का शासन। और इसको आप अगर जनरलाइज करें, बड़े परिदृश्य में देखें, तो जो आईएएस अधिकारी हैं और आईएएस आईपीएस या जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं जो 18-18 घंटे पढ़ करके सफलता प्राप्त करते हैं, उनको गवर्न करने वाले, अनुशासित करने वाले लोग कौन होते हैं? ये नेता, सांसद, विधायक या मंत्री, शिक्षा मंत्री, जिनकी न्यूनतम योग्यता निरक्षरता हुआ करती है। एक कवि लिखता था, एक कवि ने बड़ी बहुत अच्छी कविता लिखी थी कि मेरा गधा यहीं कहीं संसद के आसपास घूम रहा था, मेरा गधा यहीं कहीं संसद के आसपास चल रहा था, मुझे भय है कि कहीं वह नेता न हो गया। तो ऐसे जो हाई स्कूल इंटर में कई बार फेल हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद नेताओं की जनसंख्या में वृद्धि हो गई, जो ना डॉक्टर बन पाएंगे, ना इंजीनियर बन पाएंगे, ना प्रोफेसर बन पाएंगे, वो नेता बन जाते हैं। और यही लोग हम लोगों को शासित करते हैं, ये हमारे अनुशासिता होते हैं। एसी में बैठ करके ये नियम पास करते हैं और थोप देते हैं, और रोज रोज नए नए प्रयोग कर रहे हैं। बड़ी प्रयोगशील सरकारें हो गई। शिक्षक से शिक्षणेतर काम रोज लिए जा रहे हैं, चाहे वो हाई कोर्ट कुछ भी कहता रहे, लेकिन चुनाव में पीठासीन अधिकारी बना के भेज देंगे, जनगणना कराएंगे, पशु गणना कराएंगे, पल्स पोलियो के ड्राफ्ट प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों से पिलवाएंगे। तो शिक्षक से शिक्षणेतर कार्य लिए जाते हैं। पीठ पर आसीन बैग पीठासीन, बहुत अच्छा, यानी अर्थ का उदात्तीकरण शिक्षक का कर दिया गया। तो इस तरह से उसको बड़े हे दृष्टि से देखते, जबकि सच ठीक इसके उल्टा है। शिक्षक संपूर्ण समाज तंत्र का जनक है। शिक्षक जो डॉक्टर पैदा करता है, इंजीनियर पैदा करता है, कलाकार पैदा करता है, वैज्ञानिक पैदा करता है, वही जाने कितने डीआईएस और नेता पैदा करता है। लेकिन जब ये हमारे अधिकारी बनकर के आते हैं, तो हमें कर्मचारी की तरह से देखते हैं और ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट इनका होता है। तो ये अपने जन्मदाता को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, भाषा का संस्कार और जो इनकी मर्यादा है वो भूल जाती है। तो कभी कभी मैंने देखा कि जो बड़े अधिकारी हैं, डीआईएस वगैरह हैं, प्रिंसिपल से, टीचर से तुम करके बात करते हैं, तो ये सब चीजें बड़ी खलती हैं कि ये किस तरह का परिदृश्य निर्मित हुआ जा रहा है। आचार्य विनोबा भावे ने कहा कि यदि शिष्य कोई अपराध करता है तो उसका दंड उसके गुरु को देना चाहिए। तो इन लोगों को लगता है किसी टीचर ने नहीं, किसी फटीचर ने पढ़ाया होगा, उसी ने इनका निर्माण किया होगा। तो निश्चित रूप से शिक्षक, और अगर शिक्षक संकट में होगा तो शिक्षा संकट में होगी, और शिक्षा संकट में होगी तो समाज स्नायु दौर्बल्य का शिकार होगा, रीढ़हीन होगा। शिक्षा व्यवस्था, वैसे मुलायम सिंह या अगर हम अखिलेश की बात करें तो उसके बाद एक परंपरा सी बन गई, ऐसा लगा कि सरस्वती के चित्र को किसी ढीठ बिगड़ैल विद्यार्थी ने बिगाड़ दिया है। और जो हंस वाहिनी है उसमें से हंस की जगह उल्लू का चित्र उभर आया, और जो विद्यालय है, विद्या मंदिर है, उनकी जगह मल्टी कॉम्प्लेक्सेज उभर आए। तो इस तरह से जो व्यवसायीकरण शिक्षा का हुआ, मैं एक बिंब के रूप में इसको रूपायित करने की कोशिश कर रहा हूं। तो नकली शिक्षा हो गई, असली शिक्षा रही ही नहीं, नकल करो, नकल से पास हो। और अब बिना परीक्षा दिए और
फेल भी हैं तब भी 10-10, 20-20 नंबर बढ़ा करके पास कर दिया जाता है। 85% रिजल्ट अब भी होता है जबकि डबल साइडेड कैमरे लगे हैं, राउटर्स लगे हैं, वॉइस रिकॉर्डर लगे हैं, कोई बुनियादी मौलिक अंतर नहीं आया। और ऊपर से जल संचयन के कार्यक्रम हैं या जितने भी कार्यक्रम है सब विद्यालयों के जिम्मा, वो विद्यालयों को भोजनालय बना दिया गया, मिड डे मील, चाहे वो परिषदीय विद्यालय हो चाहे माध्यमिक विद्यालय हो, वहां पढ़ाने के जो शिक्षा अंतः चेतना है उसके बजाय अब प्रिंसिपल है, टीचर है, अब वो बैठ करके मिड डे मील चला रहे हैं। तो ये सब जो सरकार के कार्यक्रम विद्यालयों को कल्याण केंद्र बना दिया, जूते बांटो, बैग बांटो, किताबें बांटो, स्कॉलरशिप बांटो और बांटते रहो, बस यही सब करते रहो, पढ़ाने लिखाने का समय ही न मिले। तो इस तरह से जो सरकार के जो निर्णय हैं वो कहीं न कहीं प्रश्नांकित होते हैं, कटघरे में खड़े किए जाते हैं। तो और केवल अर्थकरी शिक्षा जिससे रोजगार का उपार्जन हो, और वो भी उसके भी ढोल ही ज्यादा पीटे जाते हैं। हालांकि तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए और तकनीक का शिक्षा में अच्छा उपयोग हो सकता है। आज शायद अगर तकनीक न होती तो हम लोगों की आवाज दूर दूर तक नहीं पहुंच रही होती। तो तकनीक का रचनात्मक उपयोग तो है, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार की दीवानगी है उसके पीछे भी कहीं न कहीं यह दृष्टिकोण है कि सरकारी शिक्षक पढ़ाते नहीं, अर्थात हमारे कर्तव्य पालन में शिथिलता आई है, हम अपनी ड्यूटी को मनोयोग से पूरा नहीं करते। लेकिन फिर भी इसका जो समस्या का समाधान है, परिहार है, वो निजीकरण नहीं है। और शिक्षा आज डिग्री प्रदान हो गई है, ज्ञान प्रदान होने के बजाय डिग्री प्रदान हो गई है। जो अभी उच्च शिक्षा में भी आप देखें तो शोध की स्थिति लगातार गिर रही है, मैनेजमेंट वगैरह की तरफ रुझान बढ़ा रही है, तकनीकी शिक्षा की तरफ और रोजगार परक शिक्षा की तरफ लोगों की रुझान बढ़ रही है। तो इस प्रकार जो उच्च शिक्षा है उसका भी कहीं न कहीं क्षरण होता है। और खास करके जो शिक्षक होता है या साहित्य का शिक्षक होता है वो सूचनाओं को संवेद्य बना करके प्रस्तुत करता है और विद्यार्थी के मन में क्रिटिकल और क्रिएटिव दोनों पावर विकसित करता है, सृजनात्मक शक्ति का और समीक्षात्मक शक्ति का वो विकास करता है। दरअसल शिक्षक क्या करता है, एक शिक्षक जो काम करता है उसको रामचरितमानस की जो मूल थीम है उसके माध्यम से हम परिभाषित कर सकते हैं। आप देखें रामीय संस्कृति और रावणीय संस्कृति का जो द्वंद्व है, अंतराल है, रावण पशु को मनुष्य को पशु बना देता है और राम पशु को मनुष्य बना देते हैं। रावण अपने मामा मारीच के पास जाता है, कहता है कंचन मृग बन जाओ, और वो भागता है, कंचन भाज मारुत वेग चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। दूसरी तरफ आप देखें राम क्या करते हैं, जो अंगद, जाम्बवान, हनुमान, सुग्रीव, नल, नील आदि हैं, ये पुष्पक विमान में रावण को जब मार देते हैं, वध कर देते हैं, तो उनके साथ लौट रहे हैं अयोध्या पुष्पक विमान से। तो इस पार जब पहुंचते हैं और सरयू नदी के इस पार, तो राम कहते हैं देखो सांस्कृतिक राजधानी है अयोध्या, यहाँ जाना है तो मानवीय संस्कृति को अंगीकार करके जाना होगा, पाशविक चेतना का परिहार करके मानवीय संवेदना को अपने भीतर कल्टीवेट कीजिए, धारण कीजिए। तो उन्होंने मानव का शरीर भी दान कर लिया, अंगदादि मारुत सुत वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा, सुंदर शरीर धारण कर लिया मनुष्य का। यही काम शिक्षक करता है। मैं एक बार क्लास में पढ़ा रहा था तो एक कुत्ता पिछले दरवाजे से आया और गली में आकर के बीच में खड़ा हो गया। बच्चों ने पूछा कि सर क्या ये हमें अपनी बिरादरी का समझता है, ये कुत्ता क्यों हमारे बीच में आ गया? मैंने कहा नहीं, कुत्ता बहुत समझदार है, वो जानता है कि ऐसी फैक्ट्री है जहां कुत्ते को आदमी बनाया जाता है, जहां कुत्ते को आदमी बनाया जाता है, ये ऐसी जगह है। यानी हमारी पाशविक चेतना का परिहार कर मानवीय संवेदना रूपायित की जाती है। अब शिक्षक के बहुत सारे विकल्प ढूंढे जा रहे हैं, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि के माध्यमों से पढ़ाई लिखाई के प्रयोग हुए, लेकिन शिक्षक का विकल्प कुछ भी नहीं बन सकता, शिक्षक की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि पुस्तकों में सब लिखा है, समझाने का काम शिक्षक ही कर सकता है। तो शिक्षक की और सबसे बड़ी चीज है कि जो अनुशासन है, संस्कार है, वो कौन कल्टीवेट करेगा? वो तो शिक्षक ही करेगा बच्चे में, वो भी अपने आचरण की, सभ्यता आचरण की भाषा के माध्यम से। तो एक बड़ी बात, एक रामानुजाचार्य जी यहाँ आए थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे मानस पर प्रवचन के समय बोलते हुए कि रावण के आतंकवाद से कोई दशरथ चिंतित नहीं हुआ था, सत्ता चिंतित नहीं हुई थी, बल्कि एक बुद्धिजीवी गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरिबिन उमरहि न निश्चर पापी।
और विश्वामित्र चिंतित होते हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति जो इंटेलेक्चुअल है वो चिंतित होता है समाज की समस्याओं को लेकर के। और कवि तो, लेखक तो समाज की आंख होता है, और आंख को सबसे अधिक चोट लगती है, आंख को ऐसे हवा भी दे दीजिए तो लाल हो जाती है। तो अब लाल होने का समय आ गया है, गुस्से का समय आ गया, अपना आक्रोश अभिव्यक्त करने का समय आ गया कि अब हमारी आंखों में वो लालिमा, वो ताम्रता, वो अरुणाई आए, और इस व्यवस्था की जो विद्रूपता है उसके खिलाफ प्रतिरोध का संघर्ष हम मुखर करें। इस प्रकार से शिक्षा, बृहदारण्यक उपनिषद का एक प्रसंग है। जनक याज्ञवल्क्य से पूछते हैं कि मनुष्य किस ज्योति के आश्रय से कर्म करता है, उबरता है, तो कहते हैं सूर्य की ज्योति के आश्रय से। कहते हैं अगर सूर्यास्त हो जाए तो कहते हैं चंद्रमा की ज्योति के आश्रय से। कहते हैं अगर कृष्ण पक्ष हो, शुक्ल पक्ष ना हो तब, तो वो कहते हैं अग्नि के आश्रय से, दीपक जला करके। आग जल रही हो तो उष्मा भी मिलती है, रोशनी भी मिलती है। कहते हैं अगर कोई अधिनायकवादी तंत्र आकर के उस आग को भी बुझा दे तो कहते हैं दूर से एक दूसरे को पुकार कर, आवाज, भाषा, वांग्मय, साहित्य, चाहे वो भूगोल का साहित्य हो, इतिहास का साहित्य, सारा विषय, तो जब सारी ज्योतियां निरस्त हो जाती हैं तो ज्ञान रोशनी बनकर के समाज में सबका मार्गदर्शन करता है, सबका पथ आलोकित करता है। लेकिन आज यह शिक्षा और यह शिक्षक संकट में है। आज आप सोचें, अब तो शिक्षक को कर्मचारी के रूप में नहीं रिड्यूस किया गया, एक लेबर के रूप में देखने की परंपरा। 8 बजे से 4:30 बजे तक माध्यमिक स्कूलों में, इंटर कॉलेजों में 8.5 घंटे 9 घंटे शिक्षक पढ़ाएं, एक लेबर भी यह काम नहीं करता। और उन स्कूलों में जहां आधे शिक्षक पीटीए टीचर्स हैं, जिनको एक मजदूर के बराबर भी मजदूरी नहीं मिलती, वो जितना सिगरेट के धुएं में उड़ा देता है उनको उतना वेतन मिलता है, वो भी 2 घंटे रेस्ट करता है, बीच में तो 8 घंटे की ड्यूटी करता है। लेकिन यहाँ ड्यूटी ली जाएगी 4.5 घंटे। और शाला सिद्धि है और यूडायस है और तमाम सारी इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं विद्यालयों में इस तरह से आरोपित की जा रही। रोज नए नए कार्यक्रम, रोज नए नए प्रोजेक्ट, यानी पढ़ाई लिखाई के जो अवसर हैं वो लगातार सीमित किए जा रहे हैं। ये सरकारें क्या चाहती हैं? क्या जो माइंडहीन माप पैदा करना चाहती हैं, जो सोच न सके, विचार न कर सके, और नेता एक नारा दें और एक जाति पूरी उसके पीछे, एक वर्ग पूरा उसके पीछे चल दे, तो कहीं न कहीं वो हमें शायद बौद्धिक बनाने में डरते हैं। इसलिए इस शिक्षा को जो कि, और शिक्षालयों को जो कल्याण केंद्र बना करके रख दिए गए हैं कि सब कुछ बांटो, अनाज बांटो, राशन बांटो, यहाँ जूते बांटो, स्कॉलरशिप बांटो, लेकिन ज्ञान बांटने की नौबत ना आए। तो इस तरह का जो परिदृश्य बन रहा है, और जो शिक्षा के निजीकरण के जो साइड इफेक्ट्स हैं, या किसी भी संस्था के निजीकरण के एक साइड इफेक्ट्स हैं, उनसे कहीं ना कहीं हमें दो चार होना पड़ेगा, रूबरू होना पड़ेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि निजीकरण का एक प्लस पॉइंट भी है, फायदा भी है। जो आरक्षण के चलते बहुत सारी प्रतिभाएं जो 80% पा करके जिन बच्चों का चुनाव नहीं होता, और 33% या 35%, 40% वाले आरक्षित कोटे से जो शिक्षक हैं वो आ जाते हैं, न तो वे मनोयोग से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, न ही उनके पास वो ज्ञान की प्रचुर संपदा होती है। तो ऐसे में लगता है कि निजीकरण एक आशा की किरण है। और जो, क्योंकि निजीकरण में कोई आरक्षण नहीं होता, साहित्य में कोई आरक्षण नहीं होता, तो वहां पर जो प्रतिभाएं हैं, इंजीनियर्स जो लिए जाते हैं, डॉक्टर्स जो आते हैं, तो वहां आरक्षण नहीं चलता। आरक्षण से संस्था में तो आप पहुंच जाते हैं, लेकिन परीक्षा देकर आपको अपनी प्रतिभा के दम पर पास करना होता है। तो कई बार यह लगता है कि शायद इस निजीकरण का एक समाधान, एक रूपक भी हो सकता है। ये जो निजीकरण है, आरक्षण का एक विकल्प बन सकता है। लेकिन फिर भी जो अमानवीय शोषण होता है, अंतहीन त्रासदी होती है, और सेवा सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा दोनों बाधित होती है शिक्षक की निजीकरण के माध्यम से। शायद सुप्रीम कोर्ट इसको समझ नहीं पा रहा है, या उसकी आंखों पर, सचमुच न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बांध दिया गया है। एक पर्दा, घूंघट के पट खोल ले तो को पीऊ मिलेंगे, कबीर कहते हैं। ये पर्दा कहीं ना कहीं उठना पड़ेगा। अब तो स्त्रियां जो पर्दे में थी वो भी पर्दे पर आ गई हैं, लेकिन ये सारी चीजों को ढकने के जो यत्न हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत ही निराशा पैदा करते हैं। तो शिक्षा में इस तरह के जो प्रयोग हो रहे हैं, तो इस शिक्षा में निजीकरण तो बहुत ही घातक होगा, क्योंकि वहां जो मानक मानक के अंतर्गत नहीं आते, जो पीएचडी नहीं है, नॉर्म के अंतर्गत नहीं आते, योग्य नहीं, इंटरव्यू कर लिए, वो भी पढ़ाने लगते हैं।
तो कहीं ना कहीं इन चीजों पर अंकुश लगाने की जरूरत है, क्योंकि जो कमीशन से शिक्षक आते हैं वो निश्चित रूप से थोड़े योग्य तो होते हैं। तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं, हालांकि रोजगार परकता की दृष्टि से देखा जाए तो सरकारें सब संभाल नहीं पाती, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी ये संस्थाएं देती हैं, फिर भी उन पर अंकुश होना चाहिए, बौद्धिक नियंत्रण होना चाहिए और उन्हें वे मानक पूरे करने चाहिए। तो इस तरह से निश्चित रूप से हम लोगों को इन सारी चीजों को समग्रता में, संपूर्णता में देखने की जरूरत है कि शिक्षक कहाँ से चला था, किस प्रकार श्रद्धा का भाव होता था, और गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जौ बिरंच शंकर सम होई, इस प्रकार का गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सबने ये बंदों गुरुपद पदुम पर आगा, सूरज सुभाष सरस अनुरागा, लेकिन आज वो गुरु कहाँ पहुंचा है? आज तो लोग व्यंग्य में कहते हैं का गुरु, या क्लर्क को, किसी को। तो ये जो गुरुता है, गुरु गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार, गुरु माने भारी। तो वह जो भारीपन है, वजन है, वह कहीं न कहीं कम हुआ है। तो वो वजन और विजन, विजन और वजन दोनों बना रहे शिक्षक में। इसके लिए जरूरी है कि जो सरकारें हैं, जो हमारा तंत्र है, कहीं न कहीं राजनीतिक तंत्र है, उसके भीतर भी वो दृष्टि होनी चाहिए, तभी ये जो तासीर है उनकी, वो कहीं न कहीं शिक्षा की बदलनी चाहिए। तो इस प्रकार से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो वर्तमान परिदृश्य है शिक्षा का, यद्यपि कंप्यूटर के बाद सुपर कंप्यूटर आता है और निरंतर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, अब चांद और मंगल की तरफ हम यात्रा कर रहे हैं, शायद वहां पर कॉलोनियां बसेंगी, लेकिन यहाँ पैरों के नीचे से जो जमीन खिसकती जा रही है, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है कि धरती ही एक ऐसा ग्रह है जो हमारे मनुष्यों के रहने लायक है, जहां हम, हमारा अस्तित्व, सर्वाइवल संभव है। इसको भी इतना प्रदूषित, इतना गंदा हम न कर दें, इतना पर्यावरण प्रदूषण न पैदा हो जाए कि ये भी मनुष्य के रहने लायक न हो। तो निश्चित रूप से शिक्षा अगर संकट में आएगी तो पूरा समाज संकट में आएगा, ऋणहीन हो जाएगा और स्नायु दौर्बल्य का शिकार हो जाएगा। तो इसलिए हमको इसको समग्रता में देखते हुए और इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत ही समसामयिक रूप से आपने शिक्षकों की दशा एवं दिशा से संबंधित तथ्यों पर प्रकाश डाला है। सर, आप प्रधानाचार्य हैं इंटर कॉलेज के, और आप निश्चित रूप से शिक्षकों के मार्गदर्शक भी हैं और एक प्रकार से उनके निर्देशक भी हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि आप खुद ही शिक्षक के रूप में हो करके और प्रधानाचार्य के रूप में गए, आज के भौतिक परिवेश में क्या शिक्षा व्यवस्था बाजारवादी प्रवृत्ति पर चल रही है, और इसमें गवर्नमेंट का, सरकार का कितना हाथ है, और क्या आशाएं हैं उसकी जो निरंकुशता हमारे समक्ष में है, उस पर क्या अंकुश लगाना बहुत आवश्यक है। यदि अंकुश नहीं लगता तो इस शिक्षा व्यवस्था को या शिक्षकों की दशा एवं दिशा को कैसे सुधारा जा सकता है सर? जी सर, एक बात इस सीक्वेंस में जो आपने प्रश्न पूछा है, मुझे मेरे मन में पुनर्जीवित हो गई और याद आ गई। देखिए, हम लोगों ने साइंस में गुप्त ऊष्मा एक पढ़ा था कि 100 डिग्री सेल्सियस के बाद तापमान नहीं बढ़ता और वाष्पीकरण शुरू हो जाता है। सरकार बड़े साइलेंट मोड में धीरे धीरे करके सरकारी संस्थानों को भी खत्म करने या उनको निजीकृत करने की दिशा में बढ़ चुकी है। मैं कन्नौज का उदाहरण ले सकता हूं। हमारे जनपद में 2-3 ऐसे कॉलेज हैं जहां धीरे धीरे करके, जहां 10, 15, 20 शिक्षक हुआ करते थे, 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे बचे, फिर अंत में 2 बचे, 3 बचे, फिर प्रधानाचार्य, एक प्रधानाचार्य थी वो बची, और वहां से वो भी रिटायर हो गई, एड खत्म हो गया, ग्रांटें ही खत्म हो गई स्कूल की। तो धीरे धीरे करके ये स्लो पॉइजन जो दिया जा रहा है कि जो शिक्षा मौलिक अधिकार है, निश्चित रूप से हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। तो अब हम लोग पढ़ते थे तो 12 रुपए फीस लगती थी, और आज देखिए प्राइवेट संस्थानों में कितनी फीसें हैं, लोग 1,500 रुपए प्रति माह फीस दे रहे हैं, और एडमिशन के समय 10,000 जेब में लेकर जाते हैं तो एडमिशन कराते हैं। बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो वहां नहीं पढ़ पाते। तो कहीं ना कहीं ये कृष्ण और सुदामा साथ साथ पढ़ सकें, यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है।
और इस जिम्मेदारी से वो पल्ला नहीं झाड़ सकती। अगर इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती है तो शिक्षा पर जो बजट खर्च हो रहा है उसका वो क्या करेगी? क्या चुनाव में रैलियां कराने के लिए खर्च करेगी? क्या फर्जी हवाई यात्राओं के लिए खर्च करेगी? व्यक्तिगत संसाधनों में खर्च करेगी? या राजनेताओं पर जो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं? जबकि गांधी जी का कॉन्सेप्ट था कि राजनेता होगा भरत की तरह नंदीग्राम में निवास करेगा और वो तपस्वी की तरह से होगा। लेकिन आज राजनेताओं पर कितना कितना खर्च हो रहा है। तो ये सारा पैसा काट करके लोगों को न वेतन देंगे न पेंशन देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। केवल नेताओं को एक बार सांसद विधायक हो गए, 2 महीने के लिए हो गए, सांसद भी हो गए, विधायक हो गए, तो डबल पेंशन वो ले रहे हैं। तो यह जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति भी आए तो उन्होंने 4-4 गुना कम से कम वेतन अपने विधायकों का बढ़ा दिया, जो भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन खड़ा करके ही आए। आंदोलन की भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन की कोख से जिनका जन्म हुआ था, वो भी आते आते उन्होंने नेताओं के वेतन बढ़ा दिए। लेकिन आम पब्लिक, हालांकि शिक्षा का सुधार किया सरकार ने, इस बात की मैं तारीफ करूंगा दिल्ली में। तो ये जो कहीं ना कहीं विसंगतियां हैं कि हम सारा बजट काट करके रेलवे को, हर चीज को प्राइवेट सेक्टर में दे दे, हर चीज का निजीकरण कर दे, तो भैया आप क्या करोगे बैठ करके? और निजीकृत संस्थाओं पर आपका कितना नियंत्रण रहेगा? जो प्राइवेट स्कूल है वो भ्रष्टाचार के अड्डे हैं, वहां नकल माफिया वहां है, और सरकार यानी व्यास या तमाम इस तरह के अधिकारियों की जेब भरते हैं और अपने उल्टे सीधे काम कराते हैं। डेट बीत जाने पर भी एडमिशन ले लेते हैं और कोई बच्चा उनके आता हो फेल नहीं होता। अब ये सब कहां से कौन सी युक्तियां हैं? तो जब सारी संस्थाएं निजीकृत हो जाएंगी तो सरकार का नियंत्रण क्या रहेगा? आप भारत को अमेरिका बनाना चाहते हैं, यहाँ के भौगोलिक पर्यावरण के संदर्भ में, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की जलवायु के संदर्भ में हमें सोचना होगा, अपने सांस्कृतिक संदर्भों में हमें सोचना होगा। हम भारत को भारत ही रहने दें। काशी को क्योटो आप बनाना चाहते हैं, आप बुलेट ट्रेन चलाना चाहते हैं। सच तो यह है कि यहाँ जनरल बोगियों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है कि एक दूसरे के कंधे पर पैर रखकर शौच करने, लघु शंका करने के लिए जाते हैं जो यात्री हैं, और ठूस करके जानवर की तरह, भूसे की तरह से और जनरल बोगियों में जाते हैं, वो तो संख्या आप बढ़ा नहीं पाते, आप बुलेट ट्रेन चलाएंगे। तो इसका मतलब भारत क्या कुछ मुट्ठी भर अरबपतियों का देश बन करके रह जाएगा? जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया, लेकिन महाजमींदार पैदा कर दिए गए। बहुत सारे अब अंबानी, अडानी और यही लोग, टाटा, बिरला, डालमिया और बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, कुछ मुट्ठी भर यही भारत को परिभाषित रेखांकित करेंगे। गांधी जी कहते थे भारत गांवों का देश है, और कितनी गरीब जनता है। तो मैं यह नहीं कहता कि केवल सरकार, जो संस्थाएं हैं उनमें इस तरह से स्कॉलरशिप ही बांटी जाए, सारी चीजें हो, उनमें पढ़ाई लिखाई हो, और ज्यादा से ज्यादा, चाहे उच्च शिक्षा हो या माध्यमिक शिक्षा हो या प्राथमिक शिक्षा हो, हर जगह सरकार को, सरकारी शिक्षण संस्थानों को मजबूत करना होगा। और दिल्ली का मॉडल लेते हुए उनको कॉन्वेंट स्कूलों से, पब्लिक स्कूलों से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार अपनी सारी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही, भ्रष्टाचार से पल्ला नहीं झाड़ती। हमारा देश विकासशील राष्ट्र है, एक भ्रष्टाचार, एक घोटाला होता है, कोई प्रतिभूति घोटाला, तो अगला जो घोटाला होता है उसको अतिक्रमित करता हुआ वो हजारों करोड़ अरब का घोटाला होता है। तो इस तरह से हमारा देश विकासशील राष्ट्र तो है। मोदी जी ने जब आए थे संसद में तो शपथ ली थी कि संसद को भ्रष्टाचार विहीन कर दूंगा। अरे